किसने गांधी-इरविन समझौते का प्रारूप तैयार किया था? हर्बर्ट इमर्सन ने। गांधी-इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए थे? 5 मार्च 1931 ईस्वी को। 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी-इरविन समझौते के मध्य समझौता कहाँ पर संपन्न हुआ? दिल्ली में, जिसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। गांधी-इरविन समझौते की प्रमुख शर्त क्या-क्या थी? नमक टैक्स हटाना, कानूनी तौर पर उत्पादन, व्यापार और बिक्री करने की अनुमति देना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना, सरकारी नौकरी छोड़ने वालों को सरकार वापस लेने में उदारता दिखाएगी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा अभियोग नहीं था। गांधी-इरविन समझौता मुख्यतः क्यों हुआ? गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। गांधी-इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। गांधी-इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की? तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर ने। किसने इरविन और गांधी को दो महात्मा कहा था? सरोजनी नायडू ने। किसने गांधी-इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? एलन कैंपबेल जॉनसन ने। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, दोनों ही, और लगभग हर परीक्षाओं में यह पूछा गया है। अगला टॉपिक है कांग्रेस का कराची अधिवेशन। इससे भी संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया, यानी अध्यक्ष थे उसके? वल्लभ भाई पटेल। किसने गांधी-इरविन समझौता प्रस्ताव को कराची के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1931 में प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने मौलिक अधिकारों को, यह इम्पोर्टेंट है, के प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया था, जो 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन में पारित हुआ? जवाहरलाल नेहरू ने इसको किया था। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिनकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का संकल्प पारित हुआ? कराची अधिवेशन 1931 में। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना? यह सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। यह कथन आपका पूछ लेता है कि महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा किसने माना था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। यह इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में किस प्रतिनिधि यानी डेलीगेट ने गांधी-इरविन समझौते का विरोध नहीं किया था? पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने। गोलमेज सम्मेलन। ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं को प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कब बुलाया गया? 1930 ईस्वी में। किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? मौलाना मोहम्मद अली ने। लंदन में संपन्न हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, के.टी. पाल ने किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में सही है, यह 1930 में आयोजित हुआ था। इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी। इसका आयोजन लंदन में हुआ था। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधित्व मंडल ने प्रतिभाग नहीं किया था।
गांधी इरविन समझौते 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 7 सितंबर से 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र क्या था? सेंट जेम्स पैलेस। किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे उसका नाम क्या था? SS राजपूताना। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने के लिए लंदन गए तो वे कहाँ ठहरे थे? किंग्से हॉल में। किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी और इनके अलावा सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, महादेव देसाई और प्यारेलाल नैयर ने भी भाग लिया था। कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू ने भाग और मौलाना आजाद ने भी भाग नहीं लिया था। बकिंघम पैलेस 1931 में महात्मा गांधी और जॉर्ज पंचम के बीच मुलाकात के संदर्भ में तथ्य कथन जो सही है तो 19 नवंबर 1931 को महात्मा गांधी और जॉर्ज पंचम के बीच में मुलाकात हुई थी। बकिंघम पैलेस में सर सैमुअल होरे ने गांधी का परिचय सम्राट से करवाया था। सम्राट ने उनसे पूछा, गांधी महोदय, आपने मेरे पुत्र की भारत यात्रा का बहिष्कार क्यों किया? गांधी ने उत्तर दिया, मैंने उसका बहिष्कार आपके पुत्र के रूप में नहीं किया बल्कि ब्रिटिश ताज के प्रतिनिधि के रूप में किया। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 ईस्वी में खाली हाथ कहाँ से लौटे थे? कहाँ से भारत लौटे थे? तो लंदन से वो खाली हाथ भारत लौटे थे। किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन अस्तर नहीं है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अगस्त 1931 को बंबई में कहा था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस लौटने के बाद गांधी जी ने पुनः कब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था? तो 3 जनवरी 1932 ईस्वी को। तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1932 ईस्वी में 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 को। उर्दू कवि जो द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोनों के प्रतिनिधि थे, मोहम्मद इकबाल। उस भारतीय का नाम क्या था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? BR अम्बेडकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? प्रथम और तृतीय। 1930-32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकों का प्रायः प्रथम, द्वितीय, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा क्योंकि ये तीनों अलग अलग सम्मेलन नहीं थे बल्कि एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 स्तरों पर संपन्न हुई थी। गोलमेज और पूना पैक्ट के संदर्भ में सत्य कथन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल को रखा था। पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों और सिविल सेवाओं ने दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के विशेष उपबंध रखे गए थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, क्यों? केवल दूसरे में लिया था। सांप्रदायिक पंचाट और पूना पैक्ट। किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। सांप्रदायिक पंचाट का जनक रैमजे मैकडोनाल्ड
कम्युनल अवार्ड की घोषणा के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा 1932 में कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसे पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था? तो इसमें दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया अछूतों के लिए। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं सीटें आवंटित नहीं की थी? वो थी बौद्धों को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सांप्रदायिक पंचायत के विषय में सही तथ्य। ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। इसके तहत प्रत्येक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें आरक्षित की गई, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों से होता था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार दलितों के उत्थान के लिए सर्वाधिक क्या आवश्यक है? दलितों के लिए राजनीतिक शक्ति। किसने बी.आर. अम्बेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया कि अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था, क्योंकि इनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी? डॉक्टर बी.एस. मुंजे ने। महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया? कम्युनल अवार्ड के समय 20 सितंबर 1932 को। 1932 ईस्वी के सामुदायिक अधिनिर्णय ने स्पष्टतः भारत का वर्गीकरण राजनीतिक समुदायों में किया। उस समुदाय का नाम बताइए जिसे इस अस्वीकार वर्गीकरण से हटाने हेतु महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था। परिगणित जातियां यानी दलित जातियां। 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया क्यों रखा? तो रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी, इसलिए। बी.आर. अम्बेडकर द्वारा और गांधी जी के बीच एक समझौता, वह क्या कहलाता है? पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। इसे पूना पैक्ट भी कहा जाता है। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात किसे संपादित किया गया था? पूना समझौता को। पूना पैक्ट में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के साथ दूसरा हस्ताक्षरी कौन था? मदन मोहन मालवीय। पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर किए गए थे? बी.आर. अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय, सी. राजगोपालाचारी। किसने ऐतिहासिक 1932 ईस्वी के पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर नहीं किया था? महात्मा गांधी ने। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? भारतीय दलित वर्ग का। पूना समझौते का उद्देश्य दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई है? 71 और 147। ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 ईस्वी में हस्ताक्षरित पूना समझौते का प्रावधान क्या था? हरिजनों के लिए आरक्षण सहित। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग को, जो कालांतर में हरिजन सेवक संघ के रूप में जाना जाता है, का गठन 30 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन संघ के संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, जिसका नाम बाद में बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। गांधी जी ने 7 नवंबर 1933 को हरिजन यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? वर्धा से। दलित वर्ग को हरिजन का नाम किसने दिया? गांधी जी ने। कौन सा समाचार पत्र 1932 में हरिजन बंधु में परिवर्तित हो गया? नवजीवन। पूना पैक्ट के तहत जो है केंद्रीय विधानमंडल में कुल सीटों का 18%
दलित वर्ग के लिए आरक्षित किए जाने का प्रावधान किया गया था। मदन मोहन मालवीय और एम.सी. राजा ने इसकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब देख लेते हैं प्रमुख दलित संगठन और उनके संस्थापक। दलित संगठन और संस्थापक कौन थे और वर्ष कौन सा था? ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, एम.सी. राजा, 1926 ईस्वी में। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, हरिजन सेवक संघ, इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 में की थी। दलित वर्गों का संघ, डिप्रेस्ड क्लास लीग, जगजीवन राम ने 1935 में। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड क्लास कास्ट फेडरेशन, बी.आर. अम्बेडकर ने इसकी स्थापना की थी 1942 में। ये वाला इम्पोर्टेंट है और अम्बेडकर जी, गांधी जी वाला और अम्बेडकर जी वाला इम्पोर्टेंट है। प्रमुख राजनीतिक घटनाएं और उनके वर्ष। प्रमुख घटनाएं: दांडी मार्च जो था 12 मार्च 1930 को, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931 को हुई थी। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931, सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड की घोषणा 16 अगस्त 1932 को हुई थी। गांधी जी का पहला आमरण अनशन इम्पोर्टेंट है, 20 सितंबर 1932। पूना पैक्ट जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, 24 सितंबर 1932। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।